हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग अक्टूबर के करंट अफेयर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं आज हम लोग 1 अक्टूबर टू 4 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। और ये करंट अफेयर टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश के साथ साथ इंडिया और इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण विषय हो या सब्जेक्ट हो, उन सभी में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए वरदान साबित होगी। और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। आप सभी को पता होगा कि हम लोग जब भी हम लोग कोई भी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग प्रीवियस लेक्चर के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक साथ कवर कर लेते हैं या एक साथ उनका रिपीटेशन करते हैं, जिससे चीजें हमें लंबे समय तक याद रहें। तो आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट न्यूज क्या पढ़ी थी। हमने फर्स्ट न्यूज पढ़ी थी इटली की नई प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। इटली की नई प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं जॉर्जिया जॉर्जिया मेलोनी। ये हमने देखा था जॉर्जिया मेलोनी के बारे में। ये इटली की फर्स्ट वुमेन पीएम है, ध्यान रखना है, फर्स्ट वुमेन पीएम है। फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इटली। वहां की यानी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, वर्ल्ड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज हमने क्या देखी थी? अगली न्यूज हमने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में देखा था। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने स्टार्ट किया है? स्टार्ट किया था निर्मला सीतारमन जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने स्टार्ट किया था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था भारत विद्या। भारत विद्या, ठीक है। अगली न्यूज हमने क्या देखी थी? तो अगली न्यूज हमने देखी थी कि जल दूत नाम का एक ऐप है, वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? जल दूत नाम का जो ऐप है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया था। किस पर्सपेक्टिव से लॉन्च किया था? तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो मेन पर्सपेक्टिव है वो क्या है? वो है जल स्तर को क्या करना है? नापना है या मापना है या उसकी गहराई का पता लगाना है। ये वाली चीज हमने देखी थी जलदूत ऐप में। उसके अलावा हमने क्या देखा था? उसके अलावा हमने देखा था एक प्लेयर का नाम जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज थी, ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे जो कि एक फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर है। और इन्होंने क्या किया है? रिटायरमेंट ले लिया है, यानी संन्यास ले लिया है सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, ठीक है। तो ये एक क्रिकेटर है, ध्यान रखना है, ईश्वर पांडे का नाम, जो कि एक फास्ट बॉलर है। रिटायरमेंट इन्होंने अभी रिसेंटली ली है। उसके अलावा हमने अगली न्यूज क्या देखी थी? अगली न्यूज देखी थी हमने अनिल चौहान जी के बारे में। अनिल चौहान जी, अनिल चौहान कौन है भाई? तो अनिल चौहान भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान नए नियुक्त हुए हैं। ये किसके बाद नियुक्त हुए हैं? तो आपको याद होगा, तो हमने ये देखा था कि रिसेंटली कुछ दिनों पहले विपिन रावत जी की मौत हो चुकी थी, यानी उनका आकस्मिक निधन हुआ था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और उसी के बाद ये सीट वैकेंट थी और उनके बाद अनिल चौहान जी ने उनका ये वाला पद संभाला है। उसके अलावा हमने क्या देखा था? आर वेंकट रमणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वेंकट रमणी इन्हें नियुक्त किया गया है नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बन चुके हैं इंडिया के, या भारत के नए महान्यायवादी कौन बन चुके हैं? आर वेंकट रमानी। आपको मैंने ये भी बताया था कि इसके पहले मुकुल रोहतागी बनने वाले थे, लेकिन मुकुल रोहतागी ने यह पद संभालने से इनकार कर दिया। इसलिए नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किन्हें नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमानी, जिन्हें 1 अक्टूबर से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं, आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ये वाली बात याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये आर्टिकल 76 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में इस पोस्ट को बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है।
उसके अलावा हमने क्या देखा था अगली न्यूज हमने देखी थी लता मंगेशकर चौक का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है। लता मंगेशकर चौक का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है। इनका इनॉग्रेशन किया गया है अयोध्या में। अयोध्या में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था अगली न्यूज पुल्लमपारा। पुल्लमपारा पुल्लमपारा ये भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बन चुकी है। भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत, डिजिटल साक्षर पंचायत बन चुकी है। ठीक है, तो ये वाली न्यूज आपकी क्या हो गई, ये वाली न्यूज, इन सारी न्यूज को हमने कवर किया था। अब आप इनको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। जो अगला करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली बात ध्यान रखना है। जो आज के करंट अफेयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को ही हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। चलिए बात करते हैं। इंडिया रैंक्स 40th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आपको पता होगा कि ये जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन है ये बहुत, यानी रैंक वाले, भारत की कौन सी रैंक है, ये वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जिसे जारी किसने किया है, वीपो ने जारी किया है। वीपो ने जारी किया है और इसमें भारत की रैंक क्या है, 40th रैंक है। चलिए बात करते हैं वीपो के फुल फॉर्म की। तो वीपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो का फुल फॉर्म है, और इसने एक रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, और इसमें भारत की रैंक क्या है, 40th रैंक है या 40वीं रैंक है। इसके पहले यानी 2021 में इसने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत की रैंक क्या थी, उसमें भारत की रैंक थी 46th, यानी 46th से अब आ चुका है ये 40 में, यानी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, उसके अलावा 2015 में इसकी रैंक क्या थी, यानी भारत की रैंक थी 81वीं, यानी 81st रैंक थी किसकी, इंडिया की। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट रैंक हासिल की है इन सभी में, लगातार वो 12वीं बार लगातार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसने टॉप किया है। तो टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। उसके अलावा सेकंड पोजीशन किसकी रही है, तो यूएस की रही है, यानी अमेरिका की, और थर्ड पोजीशन स्वीडन, और फोर्थ क्या है, यूके की पोजीशन रही है। तो आपको याद है क्या रखना है, इंडिया की रैंक, इंडिया की रैंक क्या है, 40वीं। अगर हम लोग 2022 की बात करें, 2021 में इसकी रैंक क्या थी, तो 2021 में इसकी रैंक थी 46th, और 2015 में इसकी रैंक थी 81st। उसके अलावा आपको फर्स्ट रैंक अगर आपसे पूछा जाए इसी बार, तो फर्स्ट रैंक किसकी रही है, स्विट्जरलैंड की। याद रखना है, स्विट्जरलैंड की रैंक रही है। उसके अलावा आपको याद रखना है सेकंड पोजीशन किसकी याद रखना है, तो यूएस की। अगली पोजीशन आप नहीं भी याद रखो तो चलेगा। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की, सारी चीजें यही हिंदी में है। अगली न्यूज, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष मिले हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली फाउंड द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स इन विच स्टेट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बुद्धिस्ट केव और टेम्पल को खोजा है, किस स्टेट में खोजा है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ये बुद्धिस्ट केव्स और टेम्पल को खोजा गया है मध्य प्रदेश में ही। तो ये मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बन चुकी है कि मध्य प्रदेश में बुद्धिस्ट केव्स मिली हैं। ध्यान रखना है, बुद्धिस्ट केव्स मिली है, यानी बौद्ध गुफाएं मिली हैं, बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना है कहां मिले हैं, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन्हें रिपोर्ट किया गया है या मिले हैं। साथ ही साथ ये कब की हैं, तो ये 2nd सेंचुरी बीसी टू 5th सेंचुरी बीसी की ये गुफाएं और ये मंदिरों के अवशेष हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये बुद्धिज्म में किस सेक्ट से बिलीव करते हैं या किस सेक्ट की गुफाएं हैं। जैसे आपको पता होगा कि बुद्धिज्म में 2 सेक्ट होते हैं। बुद्धिज्म के 2 सेक्ट हैं, एक है क्या, हिनायान, एक है आपका हिनायान, और दूसरा है महायान। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो बुद्धिस्ट केव्स मिली हैं वो किस बुद्धिज्म को फॉलो कर रही हैं, तो किस सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो कर रही है, तो ये महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं। ध्यान रखना है, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म की गुफाएं कहां पर मिली हैं आपको मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज हो गई। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में भी ध्यान रखना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में लोकेट करता है, तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और इसे
इसे कब स्थापित किया गया था एज अ नेशनल पार्क? तो एज अ नेशनल पार्क बना ये 1968 में, और टाइगर रिजर्व कब बना? 1993 में। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि बांधवगढ़, क्योंकि नेशनल पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। उसके अलावा टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? तो इसे 1993 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो उमरिया जिले में यह स्थित है। उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है यह सेंगर, कलचुरी और बघेल बघेल डायनेस्टीज इस पर्टिकुलर एरिया में रूल करती थी, और यहां पर ये लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। तो किसने किसने? तो मेजर डायनेस्टी, सेंगर, कलचुरी और बघेल्स। ठीक है, अगली चीज जानते हैं हम लोग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो, तीन चीजें हमें वहां पर मिली थी। एक पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन में हमें तीन चीजें मिली थी। आपको मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या मिले हैं? महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड गुफाएं और मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और इसे इसकी रिपोर्ट कौन बताया है? तो ये रिपोर्ट जो जारी किया है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो कि एक्सकेवेशन वर्क करती है या प्रिजर्वेशन का काम करती है इस तरह की एंशिएंट साइट्स को डिस्कवर करने में या उन्हें प्रिजर्व करने में। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रीमियरली करता क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करता है आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस और उनकी प्रोटेक्शन, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज है या जो भी हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं उनको प्रिजर्व करने का काम किसका होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है या धरोहर है उन सभी को संरक्षण देने का काम किस संगठन का है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस संगठन का काम है कि हमारे देश की सभी सांस्कृतिक धरोहर और विरासत का अनुसंधान और संरक्षण करना। ठीक है, साथ ही साथ उसके मेंटेनेंस का काम भी कौन करता है? जैसे कोई भी गुफा टूट गई या बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है तो उनका रखरखाव करना या उन्हें बेसिकली एक जगह पर प्रिजर्व करके रखना, ये सब काम किसका है? ये सब काम है इस बॉडी का, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अब बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावती। वी विद्यावती इस ये जो कि एक आईएएस है, और इन्हीं को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इसके अलावा फर्स्ट फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ध्यान रखना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है, ये हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाउंडर कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर है। कब फाउंड किया था? तो 1861 में इसे फाउंड किया गया था। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है भारत के राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किए, और इसमें इंदौर सिटी जो है, इंदौर सिटी है वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का खिताब इसे मिला है। तो इंदौर सिटी को रिसेंटली इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का खिताब छठवीं बार लगातार मिल गया है, सिक्स्थ टाइम। ध्यान रखना है, सिक्स्थ टाइम, है ना। तो किसने किया था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022? द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का, उसके बाद है सेकंड रैंक है सूरत की, और थर्ड रैंक इसकी है नवी मुंबई की। इसके अलावा अगर ओवरऑल स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट अभी भी टॉप करता है। तो इसकी भी रैंक, मध्य प्रदेश की रैंक भी क्या है? फर्स्ट है। तो फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश की, और उसके बाद है छत्तीसगढ़, और उसके बाद है महाराष्ट्र। यानी तीन लगातार स्टेट का नाम ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये इसकी है फर्स्ट रैंक। स्टेट वाइज अगर हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ की सेकंड और थर्ड है महाराष्ट्र की। तो ध्यान रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो अभी दिया गया है स्वच्छता में, उसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक रखता है, अगली सेकंड रैंक महाराष्ट्र, और सॉरी सेकंड रैंक छत्तीसगढ़, और थर्ड रैंक किसकी है? महाराष्ट्र की। ठीक है, उसके अलावा अगली न्यूज हम लोग क्या देखते हैं? इंदौर के बारे में ही है। इंदौर को यही चीज हमने हिंदी में कर दी। उसके अलावा अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केबीसी में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने देखा है कि हमारे ही करंट अफेयर से अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो नोटिस किया है, अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन अभी तक पिछले यानी कि सितंबर या और अगस्त के करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे आ रहा है कि अगर ये विकसित होगा तो ये एशिया का या वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बन सकता है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का, ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क जब बनेगा, ये कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो भारत के किस स्टेट में? तो भारत के हरियाणा राज्य में इसे डेवलप किया जा रहा है, और ये इसे बेसिकली डेवलप किया जा रहा है अरावली रेंज में।
अरावली रेंज में, अरावली रेंज में इसे डेवलप किया जा रहा है। तो भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने घोषणा की है। ठीक है, कहां बनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना है, अरावली रेंज में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, यानी भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको बताना है, ये है आपके ऑप्शन। ऑप्शन है आपके 5 साल, 3 साल, 6 साल और नॉट फिक्स्ड। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब जरूर दें अगर आपसे बनता हो। अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी होगी तो आपको आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है पूजा वस्त्रकर, ईश्वर पांडे, नमन ओझा और सुरेश रैना। बहुत लोगों को नहीं पता हो नमन ओझा के बारे में, तो नमन ओझा के बारे में मैं आपको यहीं पर एक फैक्ट बताता हूं। ये उज्जैन के रहने वाले हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम है नमन ओझा, जो कि एक क्रिकेटर है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनका जो बर्थ प्लेस है वह है उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो आपसे कभी ऑप्शन में पूछा जाए कि इनमें से कौन से खिलाड़ी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो नमन ओझा का नाम भी ध्यान रखना है कि ये उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा सुरेश रैना। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको इसका जवाब कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, किसने संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, अगर आपको इन पूरे करंट अफेयर सीरीज में कहीं भी कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी तरह का सजेशन देना हो, कोई भी फीडबैक देना हो, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर आप अपनी राय या अपने सुझाव आप मुझे भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी जरूर दीजिए। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, ये एफर्ट अच्छा लगता है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपके एक अच्छे से कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ ये पूरी वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक्स में 4th ऑफ अक्टूबर टू 8th ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।